अभी हम नायब तहसीलदार का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी बाद में हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप पहले एक बार पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये आंसर देख सकते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि करेक्शन करनी थी, सेंटेंस करेक्शन। तो अगर हम इस चीज को समझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए सेंटेंस करेक्ट करते हुए, तो इसमें देखो दो तीन चीजें। एक आपका कि ग्रामर कैसी है, सिंटैक्शियल एरर और यूजेज, और इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे। एक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर और जो वर्ब है, तो वो दोनों आपस में एग्री करें। जैसे कोई सिंगुलर है या प्लूरल है, वो आपस में उनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे ही प्ले वीडियो गेम्स, तो गेम्स क्या है, प्लूरल है ना, हम क्या करें प्ले, तो उसको क्या करेंगे ही प्लेज वीडियो गेम्स। ये क्या हो गया आपका, वही सब्जेक्ट को वर्ब के साथ हम अग्री करवा रहे हैं। दूसरा हमें ये देखना चाहिए टेंस में अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं, है ना। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो बेसिक टेंसेस, तो यहां पर टेंस कैसे होता है, टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर शी ईट्स लंच, ठीक है। तो हैड ईटन जैसे हम देख रहे हैं, तो शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर शी ईट्स की जगह क्या होगा, एट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट यूज किया गया है। तो हम टेंसेस को करेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी है, एक टेंस में हम पूरे सेंटेंस की बात करते हैं। तो तीसरा पंक्चुएशन एरर्स होते हैं, कॉमा कहां पर लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहां पर लगाना है, सेमीकोलन कहां पर लगाना है, कोलन कहां पर लगाना है। तो यहाँ करेक्शन, ये पंक्चुएशन होनी चाहिए, जैसे कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसको क्या है, लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, ठीक है। तो एक कॉमा लगाना यहाँ पर जरूरी होगा। तो बेसिक करेक्शन। फिर जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, है ना, समझ आए। जैसे करेक्शन में अगर अब ये कैसी करेक्शन होनी चाहिए, रन ऑन टू सेंटेंस है, उसके टुकड़े फ्रेगमेंट्स हैं, कभी कभी फ्रेजिंग जो होती है वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है ना, क्लियर फ्रेजिंग अगर ना हो, कुछ स्पेलिंग और वोकैबुलरी के इश्यूज भी होते हैं। इसमें क्या है, सिंपल अगर शब्द का ही मतलब उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हो, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा उसकी क्लैरिटी को, उसकी करेक्टनेस को। फिर एक कॉन्टेक्स्ट की कंसिडरेशन, कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मीनिंग होता है ना एक सेंटेंस का, तो इसको कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है, जो आप लिख रहे हो, जो आप बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्टेक्चुअली थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो इंटेंट है, जो सोच के राइटर लिख रहा है, तो ये भी हमको ध्यान रखना होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो इफेक्टिव ये की पॉइंट्स है जो ध्यान रखना रिव्यू करने से पहले। तो देखो क्वेश्चन क्या क्या थे कि करेक्ट करो सेंटेंसेस को। तो पहला क्या है, आई विल गो ऑन माई बाइक, मैं अपनी बाइक पे जाऊंगा। तो आई विल गो बाय माई बाइक कहा था इन्होंने, बाय का क्या होगा, ऑन, ठीक है। मैं किस पे जाऊंगा, ऑन, अपनी गाड़ी पे। क्यों, देखो ना प्रेपोजिशन का है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या होगी, वर्ब के साथ यहाँ पर गो है इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। ये तो गो के साथ ऑन है, ना कि बाय। जैसे हम ये चीज देखते हैं ना इंग्लिश में, जैसे प्रपोजिशंस है, से ऑन है, बाय है, हर एक का डिफरेंट मीनिंग होता है जब इनको यूज किया जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग वर्ब्स के साथ। जैसे स्पीकर है, तो यहाँ पर स्पीकर किस चीज को रेफर कर रहा है, कि वो राइड करेगा मोटरसाइकिल या बाइसिकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो ऑन, उसके ऊपर राइड करेगा, इसीलिए ये करेक्ट प्रपोजिशन हो जाती है। वर्ब जैसे गो है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो आई राइड माई बाइक, ये भी एक करेक्ट सेंटेंस है अगर वो कह रहा है मेरी बाइक, ठीक है। जैसे प्रपोजिशन बाय है, बाय कब यूज होता है, जब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे वो इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे ना इन्वॉल्व, उसमें बीइंग उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आई विल गो बाय द ट्रेन, आई विल गो बाय एन एरोप्लेन, तो यहां पर बाय होगा, ठीक है। तो इसको अलावा इसको इंडिकेट करने के लिए जैसे मेथड होता है, और यू नो, और वे इन विच एन एक्शन इज परफॉर्म, जैसे हमने ना बाय स्पीकिंग लाउडली, किसी एक्शन को आप रिप्रेजेंट करो, वहां बाय यूज होगा। बाय स्टडिंग हार्ड, यहाँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मोटरसाइकिल और बाइक, इसमें करेक्ट प्रपोजिशन ऑन है। अगला था यू नीडंट टू वेट सो लॉन्ग, ठीक है। तो उसमें लिखा यू नीडंट टू वेट सो लॉन्ग, इसमें यू डोंट नीड टू वेट सो लॉन्ग, आपको इतनी देर वेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जैसे नीडंट है, ये काय का अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्शन है,
नीड नॉट, नीडंट, नीड नॉट की करेक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए ना, शुड, तो इसमें टू इसके बाद नहीं आना चाहिए, ना इसके बाद टू नहीं आएगा। तो जैसे कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आप यहां देखो ना, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, नीडंट ये शॉर्ट कर रहे हैं नीड नॉट, तो इसका मतलब क्या होता है, नीड नॉट, इसका मतलब होता है यू डोंट नीड टू, आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर जैसे है नीडंट है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि वो चीज जरूरत में नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वर्ड टू ये अननेसेसरी हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो नीड नॉट की जगह। तो इसीलिए वर्ब यहाँ पर नीड यूज कर रहे हैं, एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जैसे कि आई नीड टू गो टू द स्टोर, यहाँ पर वर्ड टू लगेगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में टू ठीक है, ठीक है, तो ये उसके बाद यूज हो रहा है। तो यहाँ पर नीड एक रेगुलर वर्ब की तरह है रादर देन अ मॉडल वर्ब की तरह, तो यहाँ पर टू अननेसेसरी हो जाएगा, इसीलिए यू डोंट नीड टू वेट सो लॉन्ग, ठीक है, नीडंट की जगह नीड टू हो जाएगा। हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरीज ना, ये था प्रश्न, तो यहां पर क्या उत्तर होगा इसका, हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरी। काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे यहाँ पर मशीनरी है, ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मशीनरीज नहीं यूज होता, मशीनरी यूज होगा, इवन दो ये मल्टीपल बात कर रहा है, एक से ज्यादा मशीन की बात हो रही है, बट मशीनरी अपने आप में शब्द अनकाउंटेबल है, तो ये ना अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, जैसे विच मीन्स इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, इसका मशीनरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इस वजह से आप शब्द मशीनरी ही यूज करोगे यहाँ पर। तो करेक्ट सेंटेंस, हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरी, जैसे मशीनरीज है, ये करेक्ट इंग्लिश शब्द नहीं है, जैसे हम देखें ना तो सिंपल मशीनरी होगा, तो ऑलरेडी ये मशीनरी इज इन प्लूरल फॉर्म। तो मशीनरी कैसा है, किस तरीके का नाउन है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। ये मशीनरी जो शब्द है ये कलेक्शन ऑफ मशीन्स है, उनको रेफर करता है, तो यहाँ पे सिस्टम मशीनरीज का, तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो होगा, तो यू हैव यू इंस्टॉल्ड न्यू मशीनरी, ये करेक्ट सेंटेंस। फिर यू कैनॉट गिव अ टू क्लियर एविडेंस ऑन दिस इशू, ऐसा इन्होंने कुछ मतलब क्वेश्चन दिया था, यू कैनॉट गिव अ टू क्लियर एविडेंस, तो किसको कैसे करेक्ट करेंगे, यू कैनॉट गिव टू क्लियर एविडेंस ऑन दिस इशू, तो इसमें जो अ लगा है जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्लियर है, तो वर्ड टू को यूज कर सकते हैं जब क्लियर होता है। तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, यू कैन नॉट गिव टू क्लियर एविडेंस ऑन दिस इशू, तो यहाँ पर जो टू है ये किस, जो इसकी पोजीशनिंग है जहां पर इसको रखा गया है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट पोजीशन क्या होगी टू, ये एडजेक्टिव जो क्लियर है उसके सामने होनी चाहिए, जैसे यू कैन नॉट गिव टू क्लियर एविडेंस ऑन दिस इशू, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशनिंग की बात हो रही है, जैसे एडिशन की हम बात करें ना, जैसे एडिशन आप टू की कर रहे हो, जैसे ओरिजिनल सेंटेंस जब हम टू लगाते हैं उससे ओरिजिनल सेंटेंस का जो मतलब होता है वो बदल जाता है, जैसे वर्ड टू है ये फॉलो एक एडजेक्टिव को भी करता है, उस टाइम पर कैसे इंप्लाई करेगा, जैसे एविडेंस इज ऑलरेडी क्लियर, और ये इसको ज्यादा क्लियर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्लियर जब, तो ये अनडिजायरेबल बात होगी, लेकिन जब टू यूज किया जा रहा है कि एडजेक्टिव के सामने, तो ये क्या दिखाता है कि एविडेंस है ये ज्यादा क्लियर हो रहा है जितना नेसेसरी था ना, देन जो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है उसको वो पूरा कर रहा है, जो अप्रोप्रिएट है, तो इसीलिए मोस्ट लाइकली स्पीकर की ये मर्जी थी, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू कैन नॉट गिव टू क्लियर एविडेंस ऑन द इशू, तो टू की जो प्लेसमेंट थी उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था। आई रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, इसमें हो जाएगा आप किससे हेल्प मांग रहे, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, यू टू हेल्प, तो इसमें क्या चेंजेस है अगर हम समझे, तो आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस, ये ना ये करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे हम देखें, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये ट्रांजिटिव है, तो जैसे हम देखें ना इसको फॉलो करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पर ना योर हेल्प, तो यहाँ पर वर्ड मी है, मी भी अननेसेसरी मतलब लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना जैसे यूजेज हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो जो वर्ब है रिक्वेस्ट ना, रिक्वेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह है, इसका मतलब क्या है कि किसी काम को खत्म करें, रिक्वायर कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वर्ड टू जो होगा वो सेंटेंस के अंदर अननेसेसरली आ जाएगा, आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस, सीधा है ना, और जो ऑब्जेक्ट जब मिस होता है तो आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस कहाँ,
तो असिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ एक रिक्वेस्ट की तरह हो रहा है, तो ये करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर जैसे हम बात कह रहे हैं ना कि जब सेंटेंस को आप स्ट्रक्चराइज कर रहे हो तो योर हेल्प जो हम कह रहे हैं, तो योर हेल्प किसको रेफर कर रहा होगा कि असिस्टेंस किससे लेनी है, स्पीकर की। जो स्पीकर है ये बोल रहा है किसको, लिसनर को, कि वो इनको असिस्टेंस दे। तो कहीं ना कहीं करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट योर असिस्टेंस यूज कर रहे हो तो सेंटेंस बन जाता है ज्यादा क्लियर और ज्यादा स्पेसिफिक, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो स्पीकर है स्पीकर्स रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो वर्ड मी था वो अननेसेसरी है, क्योंकि जो लिसनर है उसको ऑलरेडी पता है कि रिक्वेस्ट कौन बना कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिनल सेंटेंस में वो ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली चेंज करके बना दिया आंसर। ठीक है, तो इसमें मी हम रिमूव कर देंगे और फिर ओवरऑल क्या बनेगा, आई रिक्वेस्ट योर हेल्प। ठीक है ना, आई रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, जगह आपसे मैं हेल्प मांग रहा हूं। फिर अगर हम आगे समझे, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या था कि करेक्ट प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में दिया है कि करेक्ट प्रेपोजिशन है, इसके बेसिस पर आप आंसर दो। फिल इन द ब्लैंक्स है ना, 3 मार्क्स का था, सूटेबल प्रेपोजिशन इसमें भरनी है। तो प्रेपोजिशन के टाइम पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमने किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला मीनिंग। ठीक है, जब आप एक प्रेपोजिशन को चूज कर रहे हो उस टाइम पे जो बेस्ट फिट है उस सेंटेंस के अंदर, है ना, जो इंटेंडेड मीनिंग आप बताना चाह रहे हो वो करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कंसिडर होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ना, और जो प्रेपोजिशन है ना, ये कैसे अफेक्ट कर रही है सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग। जैसे कि एक इसमें पहली बात मीनिंग के ऊपर हमने कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना है, फिर ग्रामेटिकल गाइडलाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेसिक, जब आप यूज कर रहे होते हो प्रेपोजिशन, तो कुछ जैसे प्रेपोजिशन के साथ आपको इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स अडहियर करने हैं। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 2 आवर्स, ये क्या होगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो सिंस क्या इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट किसी चीज का। सिंस ड्यूरेशन को इंडिकेट नहीं करता है, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आपका वेटिंग फॉर 2 आवर्स होगा। फिर यहाँ पर कॉलोकेशन वर्ब्स की और प्रपोजिशंस की, इस चीज का ध्यान रखा जाता है कैसे, कि कुछ वर्ब्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्रपोजिशंस के साथ ही यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर आप इनकरेक्ट प्रपोजिशन के साथ उसको कर रहे हो तो उसका जो आंसर होता है, जो मीनिंग होता है, वो थोड़ा एम्बिग्यूअस हो जाता है। जैसे आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, तो अगर इसी में आई एम लुकिंग ऑन द पिक्चर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर, ये आपका करेक्ट प्रपोजिशन रहेगी। तो वही वर्ब का प्रपोजिशन के साथ जो कॉलोकेशन है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो प्रपोजिशन है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं उस जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर देन टू द जिम एंड बैक टू माई हाउस, इसको कैसे, आई एम गोइंग टू द स्टोर देन टू द जिम एंड देन बैक होम, कनेक्टिविटी लाने की बात। ठीक है, फिर कुछ कॉन्टेक्सचुअल कंसिडरेशंस भी हम देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस सेंटेंस की बात हो रही है। जैसे करेक्ट प्रेपोजिशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो इंटेंडेड मीनिंग है राइटर का उसके साथ, जो कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का उसके साथ। तो अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे प्रेपोजिशन के साथ, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या था, आई वॉज होपिंग टू स्पॉट रिया डैश द क्राउड। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पॉट करने के रिया को, कैसे, अब इसमें क्या प्रेपोजिशन डाल सकते हैं हम, अमंग। ठीक है, अमंग द क्राउड। रीजन क्या है, क्योंकि जो अमंग है, अमंग कैसा आइडिया एक्सप्रेस करता है कि वो सराउंडेड है, उसके चारों तरफ है चीजें और वो बीच में है। ठीक है, तो सराउंडेड इन द मिडल और इन द कंपनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इस तरह ये एक अमंग फीलिंग देता है। ठीक है ना, जैसे क्राउड है, क्राउड रेफर क्या कर रही है, बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का इस सेंटेंस में। तो स्पीकर, तो यहाँ पर ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक डिजायर कि रिया जो है ना, उसी ग्रुप के अंदर है। तो इसीलिए जो अमंग है ये अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है कि वो पार्ट है उस ग्रुप का, सराउंडेड है उससे, रादर देन वो सेपरेट हो, अलग तो नहीं हम दिखाना चाह रहे। तो जो लार्जर ग्रुप है वो उसके साथ रहेगा। तो वही ना कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्पीकर है उसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा थ्रू द क्राउड। जैसे देखते हैं ना, यू हैव टू लुक इनटू, वहां पर फिर उनके बीच में है। फिर नेक्स्ट, they walked dash seashore, they walked dash seashore, इसमें they walked
along the seashore, क्योंकि सी शोर के साथ जा रहे हैं। क्यों? जो प्रपोजिशन along है कॉमनली क्या इंडिकेट करती है? मूवमेंट या पोजीशन, और ये डिस्क्राइब क्या कर रही है? किसी चीज के साथ, नेक्स्ट टू समथिंग। और यहाँ पर जो वर्ड along है, ये यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि डायरेक्शन या पाथ जिसमें वो चल रहे हैं। तो along मतलब सी शोर है, सी शोर के साथ साथ वो चल रहे हैं। क्यों? जैसे along द सी शोर की अगर हम बात करते हैं तो एरिया कौन सा है? जहां पर वो लैंड और सी मिलते हैं, वो वाला एरिया रहेगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस ही क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये सैंडी या रॉकी एरिया जो ओशन के जस्ट साथ में, उस पर होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अलोंग जो है ये थोड़े वर्सेटाइल प्रपोजिशन है, और जगह पर भी यूज की जा सकती है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स में इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर है तो वॉकिंग क्या हो रहा है, अगर इसे ना कि अलोंग में ऐसे भी यूज होता है, अगर आप स्पेसिफिक पाथ या कोई रूट नेक्स्ट टू सी शोर कर रहे हो तो उस तरह से भी इसको, बट वो फिर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक पाथ है तो वही अलोंग का थोड़ा सा एक वाइड रेंज रहती है जब आप इसको यूज करते हो। फिर नेक्स्ट, शी इज डैश हर डेस्क, शी इज डैश हर डेस्क, तो क्या हम यूज कर रहे हैं? शी इज एट हर डेस्क। जब प्रपोजिशन एट की बात कर रहे होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली किस चीज को डिस्क्राइब करता है? कोई एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक लोकेशन, है ना, तो जिसमें समवन और समथिंग ये ढूंढी जा सके। तो एट, शी इज एट हर डेस्क, ये क्या इंडिकेट करता है कि वो बंदा, उसकी लोकेशन क्या है। जैसे यहाँ पर इस केस में जैसे वो डेस्क है, तो डेस्क क्या रेफर कर रहा है? एक स्पेसिफिक लोकेशन जहां पर वो इंसान काम करता होगा। तो स्पेसिफिसिटी या एग्जैक्टली है ना, ये प्रपोजिशन एट से आ जाती है। इसके अलावा सिंपली अगर हम कहें शी इज हर डेस्क, तो इसमें क्लियर नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन नहीं आएगी कि जनरल विसिनिटी कहाँ है। ठीक है, और इसमें भी ना कि जैसे डेस्क है, नेसेसरली ये फिजिकली लोकेटेड किस जगह पर होगा उसको प्रेजेंट करता है। जैसे एट में अगर हम लोकेशन है, ही इज करंटली एट दी लाइब्रेरी, द कैट हैज अराइव्ड एट दी टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वी हैव अराइव्ड एट द रेस्टोरेंट। इन ईच ऑफ द, जब इस एग्जांपल्स हम एट को देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक लोकेशन जहां पर हम किसी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रपोजिशन इस प्रकार से यूज की जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि मोस्ट सुटेबल वर्ब क्या है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल वर्ब, इसके बारे में बताओ। तो जब हम वर्ब को फिल इन द ब्लैंक्स में भर रहे होते हैं तो दो तीन चीजें होती है जो हमको ध्यान रखनी होती है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ होगा इस केस में। ठीक है, तो वर्ब, जैसे क्वेश्चन क्या था, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें वर्ब को भरते हुए? पहला कि वर्ब का टेंस क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस में जैसे यहाँ पर ना, अगर सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में है तो ओवरऑल वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका भी ध्यान रखना। जैसे सब्जेक्ट है ना, वो अलग अलग सेंटेंस में वो वर्ब के साथ एग्री करे। जैसे कि ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो उस टाइम पर वर्ब को भी हम प्लूरल में यूज करेंगे। तो सिंगुलर है कि प्लूरल है तो उसको भी देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म क्या है, तो इसमें प्रॉपर वर्ब फॉर्म यूज करना है। जैसे जैसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अगर यूज की जा रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर पास्ट टेंस, इसमें इसके साथ सिंपल पास्ट यूज किया जाएगा। तो एक फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज की जाए, तो इसमें ये ना कि फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब को भरना है, ये ध्यान रखना होता है। वर्ब का टेंस, कि वर्ब जब आप चूज कर रहे हो एप्रोप्रिएटली सेंटेंस के अंदर, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट ये देखना कि वर्ब सेंटेंस के ओवरऑल मीनिंग को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। फर्दर कंसिस्टेंसी, आपको ये देखना है कि जो वर्ब है जब उसको सेंटेंस में आप लिखोगे तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो टेंसेस वहां पर है, बाकी जो वर्ब्स है सेम सेंटेंस में या पैराग्राफ में उनके साथ, जैसे ऊपर भी कुछ बातें लिखी होंगी है ना, तो क्या वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पर तो चलो, फिर यहाँ पर तो हम एक सेंटेंस ही देखेंगे ना, बट इन जनरल अगर आप बड़े सेंटेंसेस में देख रहे हो या एक पैराग्राफ दिया है उसमें करेक्शन की बात हो रही है, दो तीन, कई बार क्या होता है एक पैराग्राफ दिया होता है और तीन चार उसमें गैप्स रखे होते हैं, उनको फिल करना होता है। ठीक है, बाकी हाँ कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन ये तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फॉर्म वर्ब्स का कंसिस्टेंट हो, जो भी मीनिंग है राइटर का जिस कंटेक्स्ट में बोल रहा है। जब इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे है ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ये प्रोड्यूस हो सकती है जो ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स बताती है। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहला क्या था, शी डैश हर हेयर व्हेन द डोरबेल रैंग, और इसमें वॉश।
ठीक है, तो वॉश कर रहे थे, बट वही ना कि टाइम पे, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, शी वॉज वॉशिंग हर हेयर व्हेन द डोरबेल रिंग। क्यों? क्योंकि जिसने वॉश कर रहे थे उस टाइम पर, तो वॉज वॉशिंग हर हेयर। तो यहाँ पर कैसे यूज किया जा रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये ना डोरबेल रैंग, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ना वॉज वॉशिंग आप यूज कर सकते हो। तो ये एक्शन है, उस टाइम पर हो रहा था, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो रहा था। सब्जेक्ट क्या है, शी है, वो एक्टिवली इंगेज थी किसी एक्शन में, कौन से, अपने बालों को धोने के, जब बेल रैंग करिए। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करें ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, किसी एक्शन को उस टाइम पर जो ऑनगोइंग था, तो स्पेसिफिकली उस पास्ट में, है ना, जो काम हो रहा है, तो उसको कंबाइन कर रहे होते पास्ट टेंस के साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे टू बी, यहाँ पर क्या था, वॉज, और ये मेन वर्ब की तरह हो जाएगा, इसीलिए वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है। इसको कॉन्ट्रास्ट में आप देखो, जैसे पास्ट अगर सिंपल टेंस यूज किया जाए डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन को जो हो चुका है ना, विच वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जैसे शी वॉश्ड हर हेयर्स बिफोर बेड, शी वॉश्ड हर हेयर्स बिफोर बेड। ये जो एग्जांपल, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, जो एक्शन है यहाँ पर, तो एक्शन हो रहा है, शी वॉज वॉशिंग, ठीक है, अब कंप्लीट नहीं हुआ ना वो, ये भी हो रहा है, तो ये चीज हम प्रेजेंट करें, वॉशिंग हर हेयर, ये भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो जो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए जो टेंस की एसेंस है ना, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेटली कन्वे होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया था। फिर नेक्स्ट है, इट्स नो गुड डैश, आई हैव मेड अप माई माइंड। ठीक है, इट्स नो गुड, फिर ब्रैकेट में क्या कह रहे हैं, आर्ग्यू, आर्ग्यू लड़ना, है ना, तो आर्ग्यू करना। तो इसमें कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स नो गुड आर्ग्यूइंग, आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना माइंड बना लिया है, अब आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं। तो यहां अगर हम देखें ना, जैसे आई, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग, आई हैव मेड अप माई माइंड, तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहा है, जो आर्ग्यूइंग है। आर्ग्यूइंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक ऑनगोइंग एक्शन को। जो फ्रेज है ना, इट्स नो गुड, ये क्या इंप्लाई करता है कि जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना, वो आर्ग्यूमेंट अब फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना, हो गया अब, ना, डिसीजन हो चुका है। तो ये यही बात कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट फ्यूटाइल है या इनइफेक्टिव है। इससे जो स्पीकर है, स्पीकर का दिमाग नहीं बदलेगा, वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है। तो द वर्ब जो मेड, ये भी पार्ट पार्टिसिपल में था, ये इंडिकेट करता है कि जो डिसीजन है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है इस वर्ब की, ये कैसे अपेंड कर रही है, बेस फॉर्म जो वर्ब का रहेगा, बेस फॉर्म वर्ब का क्या है, आर्ग्यू, है ना, इसीलिए हमने आर्ग्यू को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म आर्ग्यूइंग। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर यूज किया जा रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, जैसे आई एम आर्ग्यूइंग विद माई फ्रेंड, है ना, तो एक एडजेक्टिव, जैसे ये द आर्ग्यूइंग कपल, या एक नाउन की तरह भी हो सकता है। ठीक है, द आर्ग्यूइंग, ये आर्ग्यूइंग कपल, जैसे हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो एक नाउन, और यहाँ पर आर्ग्यूइंग इज नॉट प्रोडक्टिव। ये सब चीजें कैसे आप अलग अलग फॉर्म में भी इसको जिस नाउन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक शिफ्टिंग की हम बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव जैसे हम देखें ना करने के लिए, तो ये क्रिटिकल है कि आप करेक्ट फॉर्म यूज करें। जैसे पार्ट पार्टिसिपल है मेड, ये क्या इंडिकेट करता है कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, इट हैज बीन मेड, और इसको बदल नहीं सकते। और बाकी जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आर्ग्यूइंग है, ये क्या एम्फसाइज कर रहा है कि जो ऑनगोइंग है चीजें, वो एक इनइफेक्टिव नेचर की है, जो एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, मतलब आप आर्ग्यू करते रहो, दैट इज इनइफेक्टिव टू बी यूज्ड। फिर नेक्स्ट था, आई डैश हिम फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और इसमें नो दिया हुआ था, आई डैश हिम फॉर लॉन्ग टाइम। तो कैसे किया जा सकता है, इसमें वर्ब फॉर्म भरने हैं, तो आई हैवंट नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे यहाँ पर हो रहा है हैवंट नोन, ये सेंटेंस में क्यों यूज हो रही है ना, आई हैवंट नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये डिस्क्राइब कर रहा है पास्ट एक्शन जो अभी भी ऑनगोइंग हो रहा है, और रिसेंटली हो, या फिर जल्दी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, या फिर ऑनगोइंग चल रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, ये क्या इंडिकेट करता है, दे हैड नॉट नोन द पर्सन टू हुम दे वर रेफरिंग टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से उसके बारे में पता नहीं है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये क्रिएट किया गया है, इसको फ्यूज कैसे कर रहे हैं आप प्रेजेंट टेंस के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, टू हैव। तो यहाँ पर जैसे इस केस में हैवंट है, जैसे पार्ट्स पार्टिसिपल जो रहेगा मेन वर्ब का, ये नोन है, जो पार्ट्स पार्टिसिपल है ये नो होगा, नो का नोन। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब यूज कर रहे हैं, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं
एक पास्ट एक्शन जो हो चुका है प्रेजेंट डे कनेक्शन के साथ। जैसे बहुत लंबे टाइम तक जो पास्ट स्पीकर था इस सेंटेंस में, उसको पता, वो जानता नहीं था, तो जो लैक ऑफ नॉलेज है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। बात ये है ना कि स्टिल इट्स कंटिन्यू, अभी तक भी मैं नहीं जानता हूँ। तो जो करेक्ट टेंस हम देखें तो इसको यूज करना जरूरी है कन्वे करने के लिए कि क्या बातें कन्वे कर रहा है। एक तो टाइमिंग और दूसरा ड्यूरेशन इवेंट्स, ये दो चीजें यहाँ पर होंगी। तो इस सेंटेंस में जो यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना, हैवंट नोन, ये एम्फसाइज क्या कर रहा है कि जो ऑनगोइंग नेचर है लैक ऑफ नॉलेज का, है ना, इस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है कि लैक ऑफ नॉलेज तब से, है ना, जो पास्ट है, पास्ट से आज प्रेजेंट तक वो लैक ऑफ नॉलेज कंटिन्यू कर रहा है। इसके अलावा आर्टिकल पे क्वेश्चन आया था, तो व्हेन फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये आर्टिकल्स में क्या ध्यान रख सकते हैं आप? तो आर्टिकल्स क्या होता है, तो इसमें दो चीजें रहती हैं, एक कुछ डेफिनेट है वर्सेस जो आर्टिकल्स है इनडेफिनेट रहेंगे। जैसे अगर आपने डिटरमाइन करना है कि डेफिनेट, जैसे द है, इनडेफिनेट क्या होते हैं, ए और एन आर्टिकल, तो कौन सा रिक्वायर्ड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये होनी चाहिए, डेफिनेट, द, इनडेफिनेट, ए और एन। यहाँ पे जो डेफिनेट है आर्टिकल, ये रेफर किसको करते हैं, एक स्पेसिफिक नाउन को जो फिक्स्ड है, और इनडेफिनेट किसको करते हैं, जो नाउन है ना किसी भी बाकी हो, जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल ये नाउन कोई स्पेसिफिक टाइप का हो उसके लिए यूज कर सकते। डिफरेंस क्या रहेगा, और तो और क्या समझे एन दा लगाते हुए, डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल के बीच में। जो द आर्टिकल होता है सेंटेंस में, ये नंबर जो नाउन का रहेगा कि किसके लिए रेफर कर रहा है, जैसे कैट, अ कैट, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन में ठीक है, लेकिन द कैट ये प्लूरल नाउन के साथ चलेगा, ठीक है। या फिर ये होता है कि रेफरेंस किसको कर रहे हो, जैसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज पे रहता है। जैसे कुछ नाउन्स है वो अनकाउंटेबल है, तो उसमें आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे वाटर, राइस, बाकियों को काउंट कर सकते हैं, जैसे अ पीस ऑफ केक, द ग्लासेस ऑफ वाइन। तो काउंटेबल है या काउंटेबल नहीं है, इस चीज पे भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ कॉन्टेक्सचुअल कंसिडरेशंस की जा सकती है, जैसे कि आर्टिकल में अगर आप यूज कर रहे हो तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए जो भी इंटेंडेड मीनिंग है राइटर का उस कॉन्टेक्स्ट में इसके साथ। जैसे और ये भी ना कि कंसिडर करेगी कैसे वो आर्टिकल अफेक्ट कर रहा है सेंटेंस के ओवरऑल मीनिंग को, तो कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन। और फिर एक एडजेक्टिव नाउन एग्रीमेंट, एडजेक्टिव के साथ, जैसे एक एडजेक्टिव है ये अगर नाउन को मॉडिफाई करता है तो उस टाइम पर मेक श्योर करना होता है कि जो आर्टिकल है वो एग्री कर रहा है नंबर में और जेंडर में अपने एडजेक्टिव और नाउन के साथ, ठीक है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, इन चीजों से आप मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना पाएंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स थे, इसमें आपने आर्टिकल्स भरने थे, तो आर्टिकल्स क्या है जैसे इंग्लिश में, तो इसमें इंडेफिनेट ए एन, ये रेफर क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज समथिंग दैट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली और प्रीवियसली मेंशन्ड, पहले से अगर वो मेंशन्ड नहीं है तो ए और एन लगता है, और द कहाँ लगता है, समथिंग जो स्पेसिफिकली या प्रीवियसली मेंशन्ड है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हिज मदर इज डैश पोएट एंड डैश नॉवलिस्ट, तो इसमें कैसे करा जा सकता है आंसर, हिज मदर इज अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट, दोनों जगह ए लग सकता है। तो आर्टिकल जो यहाँ पर इंडिकेट किए जा रहे हैं, तो मदर क्या है, वो एक पोएट भी है और साथ में एक नॉवलिस्ट भी है। जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इसको रेफर किस चीज के लिए किया जाता है, जो स्पेसिफिकली या पहले से मेंशन्ड नहीं था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाता बिना इन आर्टिकल्स के, है ना। तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल लग रहा है ए, है ना, जो सेंटेंस में यूज किया गया, तो हिज मदर इज अ पोएट एंड अ नॉवलिस्ट, तो ये क्या इंडिकेट करता है, मदर, है ना, कोई स्पेसिफिक कोई पोएट और नॉवलिस्ट नहीं है, इन जनरल वो पोएट या नॉवलिस्ट है ना। ये सिंपल है कि पोएट्री लिखते हैं, प्रोज फिक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे बिना आर्टिकल्स के, ये अनक्लियर हो जाना था, जो स्पेसिफाई कर रहे हो पोएट नॉवलिस्ट के लिए या नहीं, तो यहाँ पर हम यही बात कहेंगे कि वो इनडेफिनेट है। बाकी जैसे आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये क्लैरिफाई करते हैं जो भी मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ए हमने यूज किया पोएट के सामने भी और नॉवलिस्ट के सामने भी, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये मदर जो है ये दोनों फील्ड में काम करती है, नॉट जस्ट अ सिंगल फील्ड, दोनों फील्ड में कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको यूज किया था। फिर आई एम यूजुअली इन डैश बेड बाय 11, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, आई एम यूजुअली इन बेड बाय 11,
यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझो कि आर्टिकल यहाँ पर क्यों नहीं चाहिए, बेड है ना, बेड यहाँ पर नॉन काउंटेबल नाउन होता है इन जनरल, अगर आप इस चीज को देखो, है ना, बेड आपको आप काउंट नहीं कर सकते। जब आप रेफर कर रहे हो जनरल या इनडेफिनेट क्वांटिटीज जो नॉन काउंटेबल रहेगी, तो वहां पर आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आई नीड वाटर, है ना, या नॉट क्या, आई नीड अ वाटर, आई नीड अ वाटर तो नहीं होना, आई नीड वाटर नॉन काउंटेबल है। ठीक है, पीना है, अ ग्लास ऑफ वाटर बोलोगे तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जैसे नाउन बेड है, तो ये किसको रेफर कर रहा है, कोई जगह जहां हम सोते हैं। अगर आप सेंटेंस में देखो ना, है ना, आई एम यूजुअली इन बेड बाय 11, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, तो ये ऐसे बेड को नहीं, रादर उसको स्लीपिंग एरिया को, ये ऐसी जगह जहां पर हम रहते हैं। तो यहाँ पर नॉन काउंटेबल नाउन यूज किया जा रहा है, जिसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर इसको आप काउंट नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते डिस्क्रीट यूनिट्स में। जैसे नाउन है, अगर जनरल सेंस में देखेंगे तो हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल रहेंगे, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज करते। जैसे, है ना, यहाँ से कह रहे हैं आई एम यूजुअली इन बेड बाय 11 रादर देन आई एम यूजुअली इन अ बेड बाय 11। इन अ बेड का मतलब तो फिर हो गया ना, इन अ बेड किसी एक बेड की बात हो रही है, बट वही ना कि इन जनरल बेड है। यहाँ पर आप रेफर करोगे तो जनरल इनडेफिनेट क्वांटिटी है बेड की, कोई स्पेसिफिक काउंटेबल बेड या क्वांटिटी नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप रेफर कर रहे हो जैसे आर्टिकल बेड, है ना, उस टाइम पर, तो अगर एक काउंटेबल नाउन की तरह इसको रेफर करेंगे तो वहां पर एक स्पेसिफिक सिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर स्पेसिफिसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, द, जब टाइप ऑफ बेड हो की बात हो जाए। जिसने यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप बेड की अगर बात हो रही है, आई बॉट अ बेड यस्टरडे, है ना, या एग्जांपल यहाँ पे द बेड इन माय रूम इज वेरी कंफर्टेबल, तो यहाँ द लग गया। क्यों, क्योंकि अब ये किसकी बात करने लग गया, ये एक स्पेसिफिक बेड की बात करने लग गया जो उसके कमरे में लगा हुआ है। तो इस वजह से जो आर्टिकल होगा ये डिटरमाइन करता है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो नाउन है जिसके प्रति आप रेफर कर रहे हो, है ना, उसका भी ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट क्या था, 3 थे इसमें, दिस इज डैश ऑनरेरी जॉब, है ना, दिस इज क्या होगा, दिस इज एन ऑनरेरी जॉब, क्योंकि जो जॉब है वो स्पेसिफिक नहीं है या प्रीवियसली मेंशन नहीं थी, तो इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो ए या एन, तो यहाँ एन किस चीज को रेफर कर रहे हैं, एक जनरल टर्म में, है ना, जैसे बिफोर, जैसे वर्ड्स जब शुरू करते हैं, जैसे और ये भी होता है जैसे वोवल की साउंड होती है उसके सामने एन लग जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल एन वहां पर यूज होगा। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जैसे वर्ड्स बिगिन कर रहे हैं, तो अगर वॉवल साउंड हो रही होगी या जैसे साइलेंट है एच, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आ जाता है, तो एन यूज हो रहा है बिकॉज ये ऑनरेरी है ना, ऑनरेरी बिगिंस विद अ वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू नहीं था ना, फिर भी क्यों यूज किया है, ठीक है, साउंड है, एच यहाँ पर साइलेंट होता है, ऑनरेरी कहते हैं हम। ठीक है, इस वजह से यूज हुआ। तो ऑनरेरी जॉब ये क्या इंडिकेट करता है, जो पोजीशन क्वेश्चन की है कैसी है, अनपेड या वॉलंटरी, तो ये कैसे किसको दी जाती है, ये रिकॉग्निशन या एप्रिसिएशन की तरह दे रहे हो। तो यहाँ पर जो इनडेफिनेट आर्टिकल एंड क्या इंप्लाई करता है, जॉब स्पेसिफिक नहीं है या प्रीवियसली मेंशन्ड नहीं है, रादर ये एक जनरल नेचर की जॉब है ना। हम अगर डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे जॉब के साथ, अगर वो स्पेसिफिक हो, प्रीवियसली मेंशन्ड हो, जैसे दिस इज द ऑनरेरी जॉब दैट आई वाज ऑफर्ड लास्ट वीक, तो यहां द यूज किया, तो अब यहां क्या हो रहा है, स्पेसिफिसिटी, तब द लग सकता है। ठीक है, जैसे द वर्ड, है ना, ये यहाँ पर सेंटेंस में रेफर क्या कर रहा है, जॉब स्पेसिफिक है, हमको ऑलरेडी पता है कि जो लास्ट वीक में दी गई थी, या स्पीकर या लिसनर की जब बात हो रही है। इसके अलावा द क्विकेस्ट वे इज टू टेक डैश होवरक्राफ्ट, है ना, तो यहाँ जब पूछ रहे हैं तो क्या आंसर करेंगे, द क्विकेस्ट वे इज टू टेक दी होवरक्राफ्ट। रीजन क्यों है, डेफिनेट बात हो रही है ना, यहाँ डेफिनेट हो गया है, तो आर्टिकल यहाँ पे डेफिनेट रहेगा द होवरक्राफ्ट के सामने। ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ होवरक्राफ्ट की बात हो रही है जब यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रीवियसली मेंशन्ड डिफाइंड आर्टिकल है, हमको पता है होवरक्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द आर्टिकल यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, क्यों, होवरक्राफ्ट हमको आइडिया है, पता है कि होवरक्राफ्ट क्या होता है।
ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ होवरक्राफ्ट है जिसकी बात हो रही है। तो जो स्पीकर है और जो लिसनर है उन दोनों को पता है कि होवरक्राफ्ट क्या होता है। अगर हमको ये पता है तो उस टाइम पर, है ना, कि और ये क्या है क्विकेस्ट वे अगर हमने जाना है तो होवरक्राफ्ट करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ द यूज हो रहा है। अगर होवरक्राफ्ट प्रीवियसली मेंशन्ड नहीं होता, ठीक है, अगर इन जनरल हमको पता ना हो तब इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होंगे। ठीक है, द क्विकेस्ट वे टू क्रॉस द वाटर इज टू टेक अ होवरक्राफ्ट। ठीक है, यहां पर क्यों? क्योंकि जो स्पीकर है वो रेफर कर रहा है होवरक्राफ्ट जनरल में रादर देन स्पेसिफिसिटी यहाँ पर सेंटेंस में, तब हो सकता है। The quickest way, है ना, the quickest way to cross the water is to take a hovercraft। बट यहाँ पर क्या स्पेसिफिक था, है ना, ये सेंटेंस में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक था, इसलिए हम द यूज करेंगे स्पेसिफिसिटी को इंडिकेट करने के। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, उसमें क्या था? दो शब्दों के बीच डिस्टिंग्विश करना, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ड गिवन इन अ सेंटेंस। शब्द है, वर्ड्स है, तो इनको हमने देखना है। तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में रखना। पहला तो मीनिंग, है ना, मीनिंग को अंडरस्टैंड करो कि दोनों शब्दों का मीनिंग क्या है, और फिर अप्रोप्रिएटली सेंटेंस में उनको यूज करना होता है। तो पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए कि जो शब्द है कैसे वो ओवरऑल मीनिंग सेंटेंस का इफेक्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच उसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो, जैसे ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है ना, दोनों क्या है? दोनों वर्ब है। ठीक है, जैसे लेकिन जैसे एडवाइज है और एडवाइज है, ये क्या है? एक नाउन है, एक वर्ब है। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके अलावा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्पेलिंग और प्रोनाउंस, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, उससे उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक छोटा सा चीज, बट वो ये होता है कि ओवरऑल इनका मीनिंग ही बदल जाता है, यूजेज ही बदल जाती है। फिर वर्ड की यूजेज, जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, कुछ सेंटेंसेस में उनको यूज किया, जैसे कोलॉकियल फ्रेजेस में उसको कई बार यूज किया जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट में ही उसको ज्यादा यूज किया जाता है। और फर्दर एक कॉन्टेक्सचुअल कंसिडरेशन, जैसे वर्ड जो सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं कंसिस्टेंट होने, जो राइटर है वो जो सोच रहा है, जो इंटेंड कर रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट वो दे रहा है, वो होना चाहिए। अगर इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा बेटर हो सकता है, थोड़ा ज्यादा क्लियर और प्रिसाइज हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना था वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो क्या है? होर्ड और होड। तो यहाँ होर्ड पहला क्या कहता है? तो वर्ब होर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को कलेक्ट करना, है ना, कि स्टोर के अंदर किसी चीज को आप रख रहे हो लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है, और होर्ड किस चीज के लिए करते हो? जैसे रख के फ्यूचर यूज के लिए हमने रख दिया, है ना, ही लाइक्स टू होर्ड बुक्स एंड नेवर थ्रोज देम अवे। होर्डिंग, चीजों को इकट्ठा करने की आदत। बाकी होर्ड ये क्या है? ये नाउन है, ये क्या रेफर करता है? बड़ा ग्रुप जो लोगों का होगा या एनिमल का होगा। A horde of tourists, है ना, flooded the streets, या horde of animals running in the steppes। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ने और नी। जो ने शब्द होता है ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, और ये क्या मीनिंग बताता है? नो। ये क्या एक्सप्रेस करता है? किसी भी इंसान का डिसएग्रीमेंट या डिनायल। ही वोटेड ने ऑन दी प्रपोजल। दोज हैविंग आई, दोज सेइंग ने करते पार्लियामेंट में, तो वो ने था ये। ठीक है, जो डिसएग्रीमेंट को शो करता है। बाकी नी ये क्या है? ये एक वर्ब है, ये डिस्क्राइब करता है साउंड जो घोड़ा बनाता है। द हॉर्स नीड लाउडली इन दी फील्ड। नी जो आवाज करता है घोड़ा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर शोर और शोर, ठीक है, तो शोर है हमारा, शोर क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये क्या डिस्क्राइब करता है ना, पेन, डिस्कम्फर्ट, है ना, अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में शोर हो जाए ना, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हिज फीट वर सोर आफ्टर वॉकिंग ऑल डे। ठीक है, तो यहाँ पेन होने वाली चीज, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सोर की ना फ्लाई हाई, तो यहाँ पर वही ओ, और ये ना कि जो शिफ्टिंग है, मेन वर्ड्स वही है पर बीच में थोड़ा सा वही होता है ओ की प्लेस में। एसओ सेम है, ए और आर या आर ई, ये जो शिफ्टिंग रहेगी, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ब है,
तो इसमें क्या होगा, सोर का मतलब क्या होता है, उड़ना, ऊंचाई की तरफ जाना। तो ना इसमें फ्लाई हाई इन द स्काई और राइज क्विकली टू ग्रेट हाइट्स। तो यहाँ पर ईगल सोर्ड अबव द माउंटेन्स, ईगल माउंटेन्स के ऊपर सोर करके चला गया, सोर्ड अबव द माउंटेन्स। फिर विरासिटी और वोरासिटी, है ना। अगर हम विरासिटी की बात करते हैं तो नाउन है ये विरासिटी, ये क्या रेफर करता है, कोई भी ट्रूथफुलनेस या एक्यूरेसी किसी चीज की होगी, जैसे ना द वेरासिटी ऑफ द विटनेस टेस्टिमनी वाज क्वेश्चन, ये जो उसकी एक्यूरेसी है इसको क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर वेरासिटी का ये मतलब होता है। और दूसरा वोरासिटी, ये क्या है, ये हंगर, एपेटाइट, खाने के लिए स्पेसिफिकली यूज किया था। द वेरासिटी ऑफ द लॉइंस इन द यू वाज इंप्रेसिव टू वॉच। भूख होती है ना भाई, वो तो वोरेशियस बंदा है, जब खाना खाता है तो वही वोरेशियस से ना, ये जो खाने का उसका एपेटाइट है, खूब खाना खाना, वो चीज इससे प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, ये शब्द दिए गए थे। तो प्रिस्क्राइब क्या होता है, अगर इसका मतलब है कि रिकमेंड करना, किसी को ऑर्डर करना, जैसे आप दवाई देते हैं तो डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड दिस मेडिसिन, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हो, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये रेफर कर रहा होता है, किसी को आप डायरेक्शंस दे रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स फॉर योर इन्फेक्शन। बाकी प्रोस्क्राइब, ये क्या होता है, किसी को रोकना कुछ करने से, किसी को फॉरबिड करना, बैन करना या कंडेम करना, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है, जैसे बाय लॉ या किसी सोशल कन्वेंशन से आप मना कर रहे हैं, जैसे द स्कूल हैज प्रोस्क्राइब्ड द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम, स्कूल ने मोबाइल फोन्स को मना किया है, यूज नहीं किए जा सकते, तो इन्हें प्रोस्क्राइब किया हुआ है यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द क्लासरूम, ठीक है। फिर तो ये बेसिक चीजें थी। फिर इसके बाद एक पैसेज दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 10 मार्क्स का पैसेज है, इसको पढ़ते हैं। देखो छोटा सा पैसेज था ये दिया हुआ, ये क्या कहता है ना, 6 लाइंस थी इसमें। अ मैन फाइट्स अनदर, ठीक है, कोलन, वन विन्स वन लूजेस, इट इज द सेम विद आर्मीज, बोथ मेन एंड आर्मीज गेन विक्ट्री बाय रिस्किंग डिफीट। आप रिस्क करोगे डिफीट अगर आप जा रहे हो लड़ने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई तो हारेगा, ठीक है। Each soldier knows it could be him lying on the ground, that the cost of trying to kill another is that one might oneself be killed. यहाँ कॉस्ट क्या है, वो ये जब आप लड़ने जा रहे हो या तो जीतोगे या हारोगे, और दूसरी बात मारने जाओगे तो मरोगे, मर भी सकते हैं, तो ये बात। No more American warplanes and missiles have allowed one nation to bring grievous destruction to another at no cost, ठीक है। तो जो वॉरप्लेन्स अमेरिका के मिसाइल्स मार रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हैव अलाउड वन नेशन टू, नो मोर, इसमें फिर अमेरिका इससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है इसमें नो कॉस्ट, बट एक्चुअल या पोटेंशियल कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, द इंटरवेंशन ऑफ मशीन हैज मेड इट पॉसिबल टू इवेड रेसिप्रोसिटी, टू एस्केप द सिमेट्री दैट हैज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड मिलिट्री एंगेजमेंट। हक गटमैन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। शुरू में इन्होंने क्या बात करी कि रेसिप्रोसिटी है, अगर आप जीतने जा रहे हो तो आप हार भी सकते हो, ठीक है, या और अगर आप मारने जा रहे हो तो आप मर भी सकते हो। बट फिर दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने क्या कही, नो मोर, क्यों, अब जो वॉर प्लेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन किसी के ऊपर कर देते हैं, बट वो जो रेसिप्रोसिटी आनी थी वो उतनी नहीं हो सकती, नहीं होती, क्यों, मशीनरी ने जो ये सिमेट्री थी कि आप कुछ करोगे तो आप पे भी असर पड़ेगा, उस चीज को एस्केप करने में हेल्प कर दिया है, जो ऑलरेडी पहले मिलिट्री एंगेजमेंट्स में होती थी। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो पोटेंशियल कॉस्ट क्या इन्वॉल्व थी, आप हार सकते हो, और जो सोल्जर है, सोल्जर मारे जा सकते हैं या फिर वाउंडेड हो सकते हैं, ये पोटेंशियल थी कॉस्ट शुरू में, ठीक है, ये बातें हो सकती थी। फिर व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द कन्वेंशनल वॉरफेयर, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है ना, सोल्जर्स की जो लाइव्स है वो खत्म हो रही है, फिर आपका क्या क्या चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, वो सारी चीजें एक्चुअल कॉस्ट। फिर
यहाँ व्हाट इज दिस सिमेट्री दैट हैज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड मिलिट्री एंगेजमेंट। सिमेट्री क्या थी कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो भी लोग आपस में एंगेज कर रहे हैं, दोनों को सिमिलर रिस्क है, ठीक है। So both sides involved in conflict face similar risks and consequences। तो यहाँ पर आप हार भी सकते हो, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। तो ये सिमेट्री थी जो अब टेक्नोलॉजी आने से खत्म हो रही है। टोन कैसी है पैसेज की, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे पैसेज कैसा लिख रहा है, तो इसको देखेंगे तो ये कैसा पैसेज है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्या कंसर्न्ड भी है ना। किस चीज के लिए ऑथर क्रिटिकल हो रहा है, जो वॉर प्लेन का मिसाइल्स का यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आप डिस्ट्रक्शन तो ला रहे हो दूसरे देश के ऊपर, लेकिन अपने ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। इस वजह से क्या होता है, एसिमेट्री बढ़ने लग जाती है। और इससे क्या होगा कि जो मिलिट्री एंगेजमेंट है बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। जिस कंट्री को कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, किसी के साथ मिलिटरीली एंगेज करके, वो तो ज्यादा प्रोमिनेंटली एंगेज करने के पर्सपेक्टिव में रहेगा, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आपने टोन देखनी थी, क्या वो क्रिटिकल है ना, कंपैरेटिव भी आप कह सकते थे शुरू में, जैसे रेसिप्रोसिटी की बात हो रही है, बट ओवरऑल कोशिश क्या कर रहा है, ओवरऑल तो वो क्रिटिकल ही हो रहा है। किन चीजों के, जो वॉर प्लेन्स या मिलिट्री एंगेजमेंट्स अब हो रही है, ठीक है। तो एक पैसेज दिया हुआ था, इसको आपने आंसर करना था। इसके बाद इन्होंने दो प्रश्न पूछे, जैसे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो इसको अगर समझने की कोशिश करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, किस चीज के लिए, कि हमने एजुकेशन को डेवलप करना है हिंदुस्तान के अंदर। कब बनी थी, 29 जुलाई 2020 को। और पॉलिसी जब डेवलप करी थी तो इसमें एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई थी अलग अलग लोगों के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, एकेडमिशियंस है, एक्सपर्ट्स है, वो सब आए थे और उन्होंने डिस्कशंस करी थी। तो यहाँ पर कुछ मेन बातें देखते हैं। तो देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये किन चीजों पे इंफोसाइज कर रही है। सबसे पहला, कि डेवलप करना है एक होलिस्टिक एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एकेडमिक एक्टिविटीज भी करनी है, पढ़ाना भी है, और जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी साथ लाना था। गोल क्या था, कि इनकरेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, उनके अंदर क्रिएटिविटी आए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उनके अंदर आए। क्या हम ये कोशिशें कर रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो, आपके अंदर क्रिएटिविटी हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्योंकि देखो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आनी है। अभी जब आप आगे जाओगे, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, तो आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो इश्यूज हैं उनको ठीक करना है। तो यहाँ पर एक मदर टंग या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का भी एक इशू था। तो इसमें क्या रेकमेंड करते हैं कि लोकल लैंग्वेज या मदर टंग को भी यूज किया जाना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट 5वीं क्लास तक। क्यों, या प्रेफरेबली 8th क्लास तक, क्योंकि इससे एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट होता है। दूसरा पता है क्या होता है, एक ये चीज भी देखी गई है कि इंसान अपनी लैंग्वेज में ज्यादा बेटर समझता है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स लोकल होंगे, ठीक है ना। तो आपने वो देखा हुआ है, जैसे यहाँ पर पहाड़ों के एग्जाम्पल्स यूज हो, आपने वो चीजें देखी होंगी, जो जानवर यहाँ के आपने वो देखे होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा इससे क्या होता है, एक लोकल कल्चर की भी प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की जा रही, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई थी। इसके अलावा नया करिकुलम और पेडागॉजी लाने की बात हो रही थी। ये क्या प्रपोज करते हैं, एक नया करिकुलम जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो। इसमें आप टेक्नोलॉजी, है ना, को यूज कर रहे हैं, है ना। इसमें जो कंपिटेंसी है, एक कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच की हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी यूज करो और नए, है ना, एक नया करिकुलम लाने की बात थी। इसके अलावा जो स्कूल का जो एजुकेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है ना, 5+3+3+4 बचपन में जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, उसको चेंज करने की बात हो रही है। पहले 5 साल ये फाउंडेशनल स्टेज रहेगी, उसके बाद 3 साल ये प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 3 साल रहेंगे यहाँ पर एक मिडिल स्टेज है, और फिर उसके बाद एक फाइनली सेकेंडरी स्टेज। जैसे हमारी +1+2 होती है, यहाँ पर उसको थोड़ा ड्यूरेशन 4 करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्या होगा, एक इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेशन रहेगी, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस रहे, वो ज्यादा चीजों को समझे, ज्यादा चीजों को लर्न करे। और फिर ये होता है, कुछ लोग हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, तो उनको आप बाकी वोकेशनल एजुकेशन देखिए और चीजों में लगाएं। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, जैसे आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाने की बात। अभी क्या सारे अलग अलग किए हुए होते हैं, बट अब ऐसा ना कि आप एक मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो।
तो यहाँ पर जो एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, इसको फेज आउट करना है, और एक वोकेशनल एजुकेशन है इसको इंटीग्रेट करने की बात इसमें कही गई है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनवील की गई थी 29 जुलाई, और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है कि देश में एजुकेशन डेवलपमेंट करना है। एंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन सबके साथ की गई थी जब इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी emphasizes द यूज ऑफ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें बात की गई है कि मदर टंग यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? What are the major issues and challenges involved in the process of implementation of the aspect of this policy? अगर आप मदर टंग को इम्प्लीमेंट करते हो तो उस टाइम पर इश्यूज क्या आएंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी? और दूसरी बात ये कह रहे हैं, इज इट रियली वर्थ द एफर्ट नीडेड टू ओवरकम दीज इश्यूज एंड चैलेंजेस? क्या इतना करने की जरूरत भी है? वर्थ है ये चीज? एक वेल रीजन्ड आंसर दे, ये चीज पूछी गई है। ये क्वेश्चन आया था कि क्या सच में वर्थ है, और एक वेल रीजन्ड आंसर दो। थोड़ा सा इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ क्या बात, जैसे हम देखें, एम्फेसिस जो मदर टंग का है ना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसको एक वेलकम स्टेप की तरह देखा जा रहा है। क्यों? हम क्या देख रहे हैं कि अगर अपनी लैंग्वेज में बच्चों को एजुकेशन दी जाए तो कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, और जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स में इंसान अपनी मदर टंग को ज्यादा यूज करता है, ठीक है। पहले तो बोलेगा वही ना जो मम्मी पापा बोलते हैं, तो धीरे धीरे अंग्रेजी तो हमने बाद में शुरू करी ना बोलनी। पहले हम क्या हिंदी में बात करते थे घर पे जो होंगे, अब कोई तमिल है ना, तमिल है ना, तो अलग अलग जगह पर लैंग्वेज जो लोकल है उसमें बात होती है। तो यहाँ जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस पूछे तो पहला है तो कि टीचिंग मटेरियल, किताबें क्या लोकल लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। जैसे मदर टंग इंस्ट्रक्शन तो कर दो, लेकिन मटेरियल, किताबें क्या दोगे? बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली चीजें हैं, और फिलहाल क्या ये इमीडिएटली फिजिबल है? ये बात एक प्रश्न चिन्ह है। फिर टीचर्स एजुकेशन, जो टीचर है उसको ट्रेन करना है, उसको भी तो लोकल लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा, है ना। फिर उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको पढ़ाने वाले कहाँ से लाओगे? और कहीं ना कहीं कुछ टीचर फिर प्रोफिशिएंसी नहीं होगी लोकल लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं उनके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने हैं, इनमें जो टीचर्स चाहिए, टीचिंग मटेरियल देना है, उस सब की भी पॉसिबिलिटी है। फिर अगर ये चीजें कर भी दो तो पेरेंट और स्टूडेंट्स का एटीट्यूड, अभी भी देखो ना, सरकारी स्कूल में कितने लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, ऐसा कहा जाता है वही जा रहे हैं अभी, जो है ना, एक पर्सपेक्टिव। अदरवाइज देखो, इस चीज को समझो, सरकारी स्कूल में सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं, उन लोगों ने पेपर निकाले हुए होते हैं, नेट सेट जो सेट निकालेगा या टैट निकालेगा वही लग सकता है ना, तो होते तो वो लोग सारे पेपर निकाले हुए होते हैं। बट वही हो रहा है ना कि इन जनरल एक कैसा एटीट्यूड बन गया सरकारी स्कूलों के लिए, इनएफिशिएंसी। क्यों भाई? बंदे बाकी चीजों में इन्वॉल्व है जी, ध्यान नहीं देते बच्चों पे, कैसी कैसी बातें होती है, वो जो खाना ही खिलाने में बिजी रहते हो तो मिड डे मील खिलाते हैं। अदरवाइज टीचर्स वहां अच्छे हैं, और ऐसे नहीं, आप मॉडल स्कूल्स में जाकर देखो अच्छे, बट एक वो एटीट्यूड जो होता है ना लोकल लैंग्वेज के प्रति, जैसे कोई, जैसे ना इंग्लिश में बात करे, चाहे टूटी फूटी में बात करे, एक वो माइंडसेट ऐसा है अंग्रेजों ने हमको दिया है कि जो अंग्रेजी में बात करे वो हमको बाबू लगता है, बाकी जो हिंदी में बात करे वो तो ऐसी, है ना, गरीब लोग होता है कि बिहेव लाइक, जैसे यहाँ कॉलेज है तो बिहेव लाइक, वो नाम से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बिहेव करो, लोग एटीट्यूड बनाया हुआ है कि हम महान हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी बोल पाए वो थोड़ा ऐसा, तो देश के अंदर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह देख रहे हैं पॉलिसी की। पेरेंट्स पेरेंट्स का एटीट्यूड कि भाई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश एक तो ना ये रिस्पेक्ट के साथ हम देखते हैं, अंग्रेजों को रिस्पेक्ट से देखते थे, बट दूसरा पर्सपेक्टिव इसको भी समझो यार कि ना, एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल रहे, लोग क्यों प्रेफर करते हैं? जो इंग्लिश बोलेगा उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर है, और ये सच है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल जाती है। हाँ, सोशल स्टैंडिंग वाली बात हम ये कैसे कहेंगे, ये एक सोसाइटल बात होगी, है ना, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहा है फिर भी लोग खुश होते हैं उसको देख के। बाकी लोकल लैंग्वेजेस की एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ये एक इशू है, क्योंकि जो लैंग्वेजेस है ना, अब वही बात कही जाए ना कि पहाड़ी लैंग्वेज को हम कर दें कि हम लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे पहाड़ी में, वो नहीं होता, एक लोकल लैंग्वेज हर 10-15 किलोमीटर में चेंज हो रही है, स्टैंडर्ड वर्ड है नहीं, है ना, वो चेंज होते रहते हैं, तो उस चीज को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करोगे, वो एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ठीक है ना। जैसे हिंदी, वही अब आप देख रहे हो ना, बड़ी टाइम लगा है स्टैंडर्डाइज चीजों को करने में, तो यहाँ वो इशू, तो मल्टीपल लोकल लैंग्वेजेस होती है, तो कौन सा है वो जिसको यूज करना है, इसके पीछे भी लड़ाइयाँ हो सकती है।
इवन दो इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स होंगी, बट लोकल लैंग्वेज को एक मीडियम इंस्ट्रक्शन रखा तो जा सकता है ना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजंस दिए जा रहे हैं? हमने अभी देखा इतनी सारी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फिर तो हटा दो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्यों कह रही है? अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो इसमें कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम्स बेटर होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो मदर टंग में सीखते हैं, उनकी लर्निंग क्विक होती है ना, अंडरस्टैंडिंग बेटर आती है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। क्योंकि एक चीज समझो ना, बोलना भी एक कला है। हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, तो बात की बात है ना। कई लोग बोल नहीं पाते, उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि हिंदी में बोल ही नहीं पाएंगे, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इस चीज को समझो, तो ये एक डिफरेंट बात है। तो अगर इंडिविजुअल स्टार्टिंग में कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहा होता है, लैंग्वेज तो झट से आ जाती है। वही देखो ना, जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, है ना, अब वो कई लोग होते हैं, तमिलनाडु मिल गया, ठीक है, तो 6 महीने में सीख लेगा लैंग्वेज और बढ़िया बोलेगा। साल 1.5 साल में वो तो लोकल लोगों के बराबर बोलने लग जाते हैं। तो आप देखो ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हो, लैंग्वेज तो 6 महीने में सीखी जा सकती है, कोई भी। अगर आप समझो, कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए ना। हार्डवेयर कंप्यूटर का अच्छा है, सॉफ्टवेयर तो कोई भी जल्दी जल्दी डाल सकते हो। अगर आपको लर्न करना आता है, आप कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर होगी, लर्निंग आउटकम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं अगर बच्चे ये कम्युनिकेट करें। इसके अलावा जो हमारा लोकल कल्चर है, जो हमारा लोकल ट्रेडिशन है, वो प्रिजर्व करेगा। अगर आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हेरिटेज है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी, है ना कहीं लोकल लैंग्वेज में ड्रॉप आउट रेट भी कम होता है। कई बार लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो रूरल एरिया से बच्चे स्कूलों में आ रहे होते हैं, है ना, ये समझ तो आ नहीं रहा है, या थोड़ा वो इंफीरियोरिटी अगर फील कर रहा है इंसान, उस वजह से भी ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा होता है। तो शुरू में एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और स्कूल के प्रति उनकी एफिनिटी को डेवलप करने के लिए ये पर्सपेक्टिव रखा गया है। तो देखो, दोनों पर्सपेक्टिव्स है वो इंपॉर्टेंट है। एक सोशल कोहेजन की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जो लोकल लैंग्वेज है ना, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवाइड जो हमारा पैदा हो रहा है ना, वो एक सोशल कोहेजन लेके आता है, जो डिविजन्स है उसको कम करता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, इज इट रियली वर्थ द एफर्ट नीडेड टू ओवरकम दीज इशू एंड चैलेंजेस? तो हमने इश्यूज क्या बोले भाई, लैंग्वेज में नहीं है चीजें। अब देखो, ट्रांसलेटर्स आ गए, गूगल ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, कितने जल्दी चीजों को किया जा सकता है ट्रांसलेट, क्या प्रॉब्लम है? टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे शुरू करते हैं। जैसे पहले आप शुरू में बचपन में पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ाया जा सकता है। बट ये आइडिया टोटली खराब तो नहीं है ना। ऐसा नहीं कह सकते आज नहीं हो सकता, तो क्या अगले 15 साल में नहीं हो सकता? अब धीरे धीरे कंप्यूटर्स इतने अच्छे होने लग गए हैं, आप डालो सब कुछ, एक बारी में पूरा कन्वर्ट करके दे देगा, ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है ना। बस उसको एक बार पढ़ के ठीक ही तो करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बल्कि हाँ, जो चैलेंजेस है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो भी जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, करो करो। अब एमबीबीएस की पढ़ाई करानी है, कैसे करवाओगे हिंदी में? टफ हो जाएगा ना। ओवर द पीरियड हो सकता है, ऐसा थोड़ी। अब चाइनीज में भी तो होती है पढ़ाई, हम ये थोड़ी बोल सकते कि ऐसे नहीं हो सकती, होती है अलग। अब स्पेनिश है, इतनी हर जगह के डॉक्टर्स है, वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं। बस वही है कि स्टैंडर्डाइजेशन लाने में थोड़ा सा समय लगेगा, उस समय को ले लेते हैं, ठीक है। तो यही बात कि विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसको कर सकते हैं। और जब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये पूछते हैं कि इज इट रियली वर्थ द एफर्ट, है ना, नीडेड टू ओवरकम दीज इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो आपने वो बताना है कि वर्थ क्यों है, ठीक है, इश्यूज और चैलेंजेस के लिए, वो हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, तो एक ये पूछा था, दूसरा क्या पूछा था, रशिया यूक्रेन। तो अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि पंगा क्या है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल टेंशन। रशिया और यूक्रेन पहले यूएसएसआर के अंदर थे, वो उस टाइम पर टूटे, ठीक है। वो ब्रेक, वहां से एक कनेक्टिविटी आती है, और फिर एक इन्फ्लुएंस, जैसे हम कह रहे हैं ना, यूक्रेन के एक एरिया पे नाटो का इन्फ्लुएंस है, एक एरिया पे रशिया का इन्फ्लुएंस है। जो जिस एरिया के पास होता है उससे कल्चर, ट्रेडिशन और पर्सपेक्टिव मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन अगर देखेंगे 2014 का यूक्रेन रेवोल्यूशन, ये किस लिए था? उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, है ना, यहाँ पर विक्टर, है ना, यानुकोविच, इनको हटाया। ये प्रो रशियन थे और इनको हटाया गया था, यहाँ से इशू शुरू हुआ था। तो यहाँ पर एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट यूक्रेन में बड़ी। रशिया है वो ये देखने लगा था कि उसका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो कम होने लग गया था। क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर आप देखो, है ना, वो क्रीमिया जैसे पेनिनसुला है, अंदर सी ऑफ अजोव है,
फिर इस सब में फिर इन्फ्लुएंस बढ़ सकता था नाटो, ठीक है। कर्च पेनिनसुला, उस कर्च है वहाँ स्ट्रेट, उसके अंदर आ सकते हैं। तो वहां से इशू शुरू हुआ। फिर इस टाइम पर क्या हुआ, मार्च 2014 में रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स कर लिया। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक, जैसे मान लो जमीन है, जमीन के 200 नॉटिकल माइल तक उस कंट्री को के पास मतलब रहता है एक तरीके से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल एरिया होता है, उसमें 12 नॉटिकल माइल तक कोई नहीं घुस सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ रशिया था, एक तरफ क्रिमिया था, बीच की जो जगह है ना, अगर वही होता ना कि वो अगर टेरिटोरियल, फिर अगर यहाँ इनकी नाटो से बनती क्रिमिया की, तो यहाँ से फिर इनके जो 12 नॉटिकल माइल है उसमें नाटो की फोर्सेस आ सकती थी। तो इन्होंने क्रिमिया को पकड़ लिया, स्ट्रैटेजिकली वो जगह इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जब एनेक्सेशन हुआ क्रिमिया का, तो प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट थे ईस्टर्न यूक्रेन में, उन्होंने कंट्रोल कर लिया बहुत सारे रीजन्स का, जो रशिया की असिस्टेंस से। इससे कॉन्फ्लिक्ट आ गया था यूक्रेन गवर्नमेंट और फोर्सेस के बीच में, सेपरेटिस्ट जो थे। इसकी वजह से एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो गई। ओवरऑल अगर हम देखें, इनके बीच में एथनिक और लिंग्विस्टिक डिवीजन भी है यूक्रेन के साथ, ठीक है। भाषा, नहीं, जो रशिया के नजदीक वाले एरियाज है वहां थोड़ा है ना, भाषा रशिया की तरह ज्यादा रहती है, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो जो रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस है ना, ये इसकी वजह से जो ईस्ट है, ये मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं, जो कीव की प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है इनके अंडर। तो ये एक बेसिक है जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, ठीक है। देखते हैं प्रश्न क्या था। Russia's war in Ukraine had seriously threatened the world order supposedly maintained by the United Nations. तो क्वेश्चन क्या है, रशिया की जो वॉर हो रही है यूक्रेन में, इसने सीरियसली थ्रेटन किया है वर्ल्ड ऑर्डर को, और इसको वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन कौन कर रहा था, यूनाइटेड नेशन। हाउ कैन दी लैटर का मतलब कौन है, यूनाइटेड नेशन, बी एबल टू री एस्टैब्लिश द सेम, गिव अ लॉजिकल एंड वेल रीजन्ड आंसर। जो आपका यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, कैसे ये रीस्टैब्लिश कर सकता है अपनी पावर को, ताकि एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखना, सिलेबस को याद करो, यूनाइटेड नेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर मेन, उसके अगर हमें ये भी नहीं पता लग रहा ना एग्जैक्ट क्या है पॉइंट्स, एटलीस्ट इतना तो कि उसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से, अगर आप ये भी सोच लो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, तो बस चीजें जुड़ने लग जाएंगी, आंसर बनने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें हम, है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया का, अनडाउटेडली ये चैलेंज कर रहा है हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या समझ आया, जो ये लड़ाई हुई, ये यूएन की लिमिटेशंस ना यहाँ दिखी, कि यूएन रोक नहीं पाया लड़ाई को, ये मेंटेन नहीं कर पाया पीस को, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो 5 मेंबर्स है, वो ना वीटो वाली बात आ जाती है, उस वजह से भी अब उतने नहीं, कोई कंट्री वीटो कर दे तो फिर बाकी लोग कुछ कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, तो उससे जो पावर है यूएन की वो लिमिट हो जाती है। तो हमें अगर यहाँ पर समझे, तो जैसे यूएन फिर भी क्या ये एक रोल प्ले कर रही थी पीस को प्रमोट करने के लिए, तो इन्होंने क्या क्या चीजें करी उसको देखते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, यूएन एक अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करती है, कोई भी अगर वायलेट करता है तो उसको अकाउंटेबल रखती है। तो एनेक्सेशन जो क्रिमिया का हुआ था, और सपोर्ट उस टाइम पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप का कर रहे थे यूक्रेन में, ये इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो फर्दर एग्रेशन जो था, तो यहाँ पर यूएन क्या कर सकती है, यूएन यहाँ पर लीगल मैकेनिज्म यूज कर सकती है इसको कंडेम करने के लिए, और यूएन सैंक्शन लगा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही होता है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप वही ह्यूमन राइट्स को वायलेट करोगे तो उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। फिर यूएन और क्या कर सकती है, एक डिप्लोमेसी और मीडिएशन की अगर हम बात करें, तो क्योंकि देखो लड़ाइयां मीडिएशन और नेगोशिएशन से ही ठीक होती है। अब दोनों बोलेंगे हम ठीक है, फिर आपस में बातचीत करनी पड़ेगी ना, तो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट इनकी तरफ से आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है इनकी, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको यूज कर सकते हैं मीडिएट करने के लिए। जैसे यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये इकोनॉमिक रिकवरी में भी हेल्प करेगा, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन में। उसी तरीके से यूएन हाई कमीशन है रेफ्यूजीज का, ये जो कॉन्फ्लिक्ट से लोग अफेक्ट हो रहे हैं उनको हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। फिर पीस कीपिंग की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ये पीस कीपिंग के जो मिशंस होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भेजते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं सिचुएशन को, ताकि और वायलेंस ना हो सके। तो जो यूएन पीस कीपर्स है, ये मॉनिटर कर सकते हैं जब भी जैसे सीज फायर उन्होंने कही, तो सीज फायर करना, तो वो ठीक से सीज फायर मेंटेन हो रही है कि नहीं, जो सिविलियंस हैं वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पीस ट्रीटीज जो हैं, क्योंकि वो हो तो गई, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, यूएन इसमें काम कर सकता है। तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इनका पीस कीपिंग में, इस नॉलेज को यूज किया जा सकता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, जो थ्रेट्स हैं हम देखेंगे ना, तो इसको रिस्पॉन्ड करना, जो थ्रेट्स जितनी भी है पीस और सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर यूएन रिफॉर्म कर सकता है स्ट्रक्चर्स को, प्रोसेसेस को। इसमें जो यूएन के कैपेसिटी है अर्ली वार्निंग की, डिप्लोमेसी के थ्रू उसको की चीजों को ठीक किया जाए, इससे इंप्रूव की जा सकती है मीडिएशन और कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन कंट्रीज के बीच में इंप्रूव होता है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनकी हेल्प होती है। तो अगर हम समझे तो जो ये यूक्रेन क्राइसिस हुआ है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सर्टेनली वर्ल्ड ऑर्डर को ये टेस्ट कर रहा है, लेकिन यूएन है, यूएन यस इसके लिए पीस को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए एक रोल प्ले कर सकता है, ये रिस्टोर कर सकता है जो इंटरनेशनल लॉ है जिसका ब्रीच हो रहा है। और कैसे होगा, डिप्लोमेसी के थ्रू, है ना, मीडिएशन करनी पड़ेगी, पीस कीपिंग मिशंस लाने पड़ेंगे, और जो इनके स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस है उनको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक रिक्वायरमेंट है अभी, जिसे हम बात करते हैं वीटो पावर है, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन जो हम कह रहे होते हैं, वो भी चाहिए। तो लास्ट में इसमें प्रेसी पूछा गया था, प्रेसी में हम क्या करते हैं, बेसिकली समरी बनानी है, ठीक है ना, जो भी दिया गया है, जितने वर्ड, मतलब अराउंड 1/3 हम इसको छोटा कर देते हैं, जो मेन एसेंस है उसको रहने देते हैं, जो एग्जांपल्स वगैरह होते हैं उनको हटा देते हैं जिससे रेपिटेशन आएगी, ठीक है। जो एसेंस है, बिल्कुल जो क्रक्स है उसको बताते हैं। एक नोट मेकिंग की ही प्रोसेस है, मतलब वो ये चाह रहे हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ उस टाइम पर आपको नोट मेकिंग आए, चीजों को छोटा, वही होगा ना, सीएम पूछेगा इतनी बड़ी रिपोर्ट में क्या है, तो आपको पढ़ के पूरी रिपोर्ट सीएम को छोटा सा बताना पड़ेगा, सर इसका मतलब ये है। फिर उस पर अगर कोई फर्दर क्वेश्चन आए तब आप उसको कुछ बताओगे, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, देखो नॉर्मली ना सेंटेंस टू सेंटेंस कर सकते हो, और डायरेक्टली एक शीट दी होती है इसमें, डायरेक्टली अगर उस शीट में लिखोगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो क्या करो, जैसे छोटा सा इतना पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ या पहली लाइन है, इसको पढ़ा, है ना, फिर इसको छोटा करने की कोशिश, इस पैराग्राफ इसमें अंडरलाइन कर दी मेन मेन चीजें, फिर उसको छोटा करने को यहीं पर थोड़ा सा समरी जैसी बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पैरा पढ़ो, फिर अगला पैरा पढ़ो, साथ साथ में समरियां बनाते रहो। यहाँ पर तो छोटा ही था, है ना, यहाँ पर कितना, 1 2 3, है ना, 3 पैराग्राफ्स थे, एक या 2 पैराग्राफ, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो इस चीज को अगर समझने की कोशिश करें तो पहले क्या करो, पैराग्राफ्स की अलग अलग समरी बना दो, ठीक है। फिर उसके बाद उससे फिर हर एक को पढ़ो, क्या और छोटा किया जा सकता है, कुछ रेपिटेशन तो नहीं आ रही, या कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रही, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को समराइज कर रहे होते हो तो वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हिल जाता है, ठीक है, वो जो एसेंस होती है वो हिल जाती है। जब तब तक आप पूरा पढ़ भी लोगे, आपको एसेंस भी समझ आ जाए, फिर दोबारा से एक बार जो आपने यहाँ पर छोटा छोटा लिखा था उसको पढ़ो, और पेंसिल से लिखना ताकि मिटा के ठीक किया जा सके। फिर जब आपने देख लिया, फाइनलाइज हो गया, फिर गिनो कितने शब्द हुए, और फिर उसके बाद अगर वो 1/3 है तो उसको छाप दो, नहीं तो ज्यादा हो रहा है तो फिर से उसको थोड़ा बहुत समराइज और करो, ठीक है। इस तरीके से प्रेसिड लिखा जा सकता है। देखते क्या है, कल्चर टेंड्स टू आर्ग्यू दैट इट फॉरबिड्स ओनली दैट व्हिच इज अननेचुरल। तो कल्चर क्या आर्ग्यू करता है, फॉरबिड उसी चीज को करता है जो अननेचुरल है, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नथिंग इज अननेचुरल। बायोलॉजी के हिसाब से कुछ भी अननेचुरल नहीं है। व्हेनेवर whatever is possible is by definition also natural। जो भी पॉसिबल है वो नेचुरल है। फिर ये क्या कह रहे हैं, अ ट्रूली अननेचुरल बिहेवियर, वन दैट गोज अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर सिंपली कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो इट वुड नॉट बी प्रोहिबिशन, सो इट वुड नॉट नीड प्रोहिबिशन। या आपको किसी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है, नेचर खुद ही, अगर वो ये नहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा नेचर के अंदर, ये बात ये कह रहे हैं। No culture has ever bothered to forbid men to photosynthesize women to run faster than the speed of light or negatively charged electrons to be attracted to each other। तो यहाँ पर
वही हो रहा है ना कि कोई नहीं कर रहा है कि जो चीज नेचर में नहीं होती उस चीज के बारे में लोग बॉदर नहीं करते या फॉरबिड नहीं करते। अब मैन को वही मैन फॉरबिड करेगी फोटोसिंथेसिस करने से, या वुमेन को स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज भागने से, कोई फॉरबिड नहीं करा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता नेचर में, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो कोई भी नहीं भाग सकता, लिमिट ही स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, इन ट्रूथ आर कॉन्सेप्ट्स नेचुरल एंड अननेचुरल कैसे लिए जाते हैं, आर टेकन नॉट फ्रॉम बायोलॉजी। पर ये कहाँ से आ रहे हैं नेचुरल? तो ये तो क्लियर हो गया। पहली बात इसने क्या कही कि भाई जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं हो सकता, खत्म। तो नेचुरल एंड नेचुरल कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आया क्रिश्चियन थियोलॉजी से। क्यों? यहां पर जो थियोलॉजिकल मीनिंग है नेचुरल का, ये क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द गॉड हु हैज क्रिएटेड नेचर। तो भगवान के हिसाब से तो नेचुरल, नहीं तो अननेचुरल। ठीक है जी। तो ये बात भी एक बेसिकली क्या कह रहा है, आइडिया से बनी है चीजें। ठीक है, तो यहाँ के क्रिश्चियन थियोलॉजियंस आर्ग्यूड दैट गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन बॉडी, भगवान ने बनाई बॉडी है ना, इंटेंडिंग ईच लिम्ब एंड ऑर्गन टू सर्व अ पर्टिकुलर पर्पस। भगवान ने हर एक लिम्ब को एक पर्पस के लिए बनाया है। इफ वी यूज आवर लिम्स एंड ऑर्गन्स फॉर दैट पर्पस एनविजन्ड बाय गॉड, देन इट इज अ नेचुरल एक्टिविटी। जिस चीज के लिए भगवान ने हमारे हाथ को बनाया, जिसके लिए पैर को बनाया, जिस चीज के लिए मुंह को बनाया, अगर वो वही काम करता है तो वो एक नेचुरल एक्टिविटी है। अगर आप उसको डिफरेंटली करोगे, गॉड इंटेंड्स, तो वो इननेचुरल हो गया। तो एवोल्यूशन का इसमें कोई पर्पस नहीं। नॉर्मली क्या होता है एवोल्यूशन में, जो चीज रिडंडेंट है वो खत्म हो जाती है। पहले हमारे टेल होती थी, एक पूंछ होती थी, आदमी खड़ा हो, पूंछ बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, आदमी खड़ा हो गया, उसको जरूरत नहीं पड़ी पूंछ की, तो टेल बोन बची है, बाकी सब खत्म हो गया। एवोल्यूशन है। बट यहाँ कह रहे हैं कि वो कोई बात नहीं, ऑर्गन्स हैव नॉट इवॉल्व्ड विद द पर्पस एंड द वे दे आर यूज्ड इन इज इन कांस्टेंट फ्लक्स। ऐसा हो रहा है पर्पस की वजह से हुआ कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। सिर हमारा पहले छोटा होता था, धीरे धीरे सिर बड़ा होने लगा। क्यों? बच्चों का सिर देखो ज्यादा बड़ा होने लग गया है, जनरेशन एक्स जो हम कहते हैं, दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, चलते कम है। क्वेश्चन मार्क जनरेशन कहते हैं हम, क्वेश्चन मार्क जनरेशन ऐसी हो रही है बॉडी सबकी। अब सिर बड़े, बॉडी छोटी, चलते हैं नहीं, बॉडी का यूज ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। फिर यहाँ देर इज नॉट अ सिंगल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी दैट ओनली डज द जॉब इट्स प्रोटोटाइप डिड व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर अगो। कोई भी सिंगल ऑर्गन नहीं, जैसे शुरू में, जैसे या जब बना तो उस टाइम पे जो काम कर, धीरे धीरे एवोल्यूशन आ रहा है, वैसे ही थोड़ी रहा जैसे शुरू में था। तो ये एवोल्यूशन की बात करें। बट इन कॉन्ट्रास्ट क्या कह रहे हैं कि क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट है, वो लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल वो है जो भगवान के हिसाब से, अननेचुरल जो जो उसके अगेंस्ट है। बट इसने शुरू में क्या बात कर दी राइटर ने कि अगर अननेचुरल होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नेचर ही उसको खत्म कर देगा, एवोल्यूशन उसको खत्म कर देगा। फिर यहाँ क्या बात करता है ये कि है ना, परफॉर्म पर्टिकुलर, बट वंस दे एग्जिस्टेड दे कैन बी अडॉप्टेड फॉर फर्दर यूजेज एज वेल। एक बार जब आते हैं तो और यूज हुए, जैसे माउथ फॉर एग्जांपल अपीयर्ड बिकॉज द अर्लीस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीडेड अ वे टू टेक न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी। शुरू में मुंह क्यों बना? अंदर न्यूट्रिएंट्स ले जाने के लिए, है ना। वी स्टिल यूज आवर माउथ फॉर दैट पर्पस, लेकिन हम किस करने के लिए, बोलने के लिए भी यूज कर रहे हैं। अगर हम रैम्बो है तो फिर हम पिन भी निकाल सकते हैं हैंड ग्रेनेड की। ठीक है जी, तो स्टाइल से। तो आर एनी ऑफ दीज यूजेस अननेचुरल सिंपली बिकॉज आर वर्म लाइक इंसेस्टर्स 6000 मिलियन ईयर्स अगो डिडंट डू दिस थिंग विद देयर माउथ ना? क्या ये इसलिए नेचुरल है क्योंकि वो ऐसा नहीं करते थे? वॉर्म लाइक माउथ को वो सिर्फ खाने के लिए यूज करते थे, बोलने के लिए यूज नहीं करते, ग्रेनेड खोलने के लिए यूज नहीं करते थे, इसलिए अब ये अननेचुरल हो गया। ठीक है, कि उस टाइम पे इस चीज के लिए नहीं बना था। बस इसको आपने अपने शब्दों में छोटा करके लिखना था, इसकी एक हेडिंग भी देनी थी, तो कोई भी टाइटल हो सकता है, जैसे द इल्यूजन ऑफ अननेचुरल बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है ना, वही नेचुरल और अननेचुरल की जो बात हो रही है। तो यहाँ आप क्या किस वही छोटा करना है, जैसे हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। युवल नोहा हारी आर्ग्यूज दैट द कल्चर ऑफन प्रोहिबिट्स थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड अननेचुरल। क्या ये प्रोहिबिट कर रहे हैं? बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नथिंग इज ट्रूली अननेचुरल। बायोलॉजी के हिसाब से अननेचुरल कुछ भी नहीं है। क्यों? सिंस वट एवर इज पॉसिबल इज ऑल्सो नेचुरल। जो पॉसिबल है वो नेचुरल है, जो पॉसिबल नहीं है वो अननेचुरल है। तो कंसेप्ट नेचुरल और अननेचुरल के कहां से आया है? क्रिश्चियन थियोलॉजी से, जहां नेचुरल क्या डिफाइंड है? अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द गॉड, जिसने नेचर को बनाया। और जो ह्यूमन बॉडी की लिम्स और ऑर्गन्स है, ये इंटेंडेड है किस चीज के लिए? कि कोई स्पेसिफिक काम करना चाहिए। लेकिन
एवोल्यूशन का कोई पर्पस नहीं है और ऑर्गन इवॉल्व है ना किसी पर्पस के लिए नहीं हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। बट लेकिन नॉट इवॉल्व विद अ पर्पस, बट रादर क्यों इवॉल्व कर रहे हैं कि ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना है जिसको विच कैन बी अडेप्टेड फॉर अनदर यूजेज, तो जिसको और यूजेज के लिए अडेप्ट किया जा सके। Therefore, natural and unnatural concepts are relative and not fixed। तो वही यहाँ पर ये बात कही जा रही है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है ना, नेचुरल अननेचुरल कंसेप्ट्स है, रिलेटिव है, फिक्स्ड नहीं है। और रैम्बो वगैरह क्यों हटा दिया हमने सारे? एग्जाम्पल्स थे वो। तो एक ही चीज को समझाने के लिए जब एग्जाम्पल्स का यूज कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है, चीजों को छोटा किया जा सकता है, फैक्ट्स हटाए जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स हटाए जा सकते, बट वो जो कोर थीम था वो हमारा ट्रांसलेट होके पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इसका। बाकी वही है कि ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ये कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं कि ऐसे ही लिखना था, ये नहीं लिखा तो नंबर घट जाएंगे। मेन बात है कि सारे पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, जो सेंटेंस वहां पर यूज हो रहे हैं एग्जैक्ट वो सेंटेंस यूज नहीं करने, अपने शब्दों में उसी बात को लिखना। कीवर्ड यूज कर सकते हो बट पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर वो है ना, फिर तो कॉपी पेस्ट हो गया, फिर प्रेस ही क्या बनाया। ठीक है, ऐसे काम करना। और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ना, एनटीएलाइड में नंबर जुड़ते हैं और एचएएस में कई लोगों का निकल, अरे कॉन्वेंटेड पढ़े लोगों का कई बार इंग्लिश का पेपर नहीं निकल रहा होता, वही ना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। बस ये है। ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, हमेशा किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखे और फिर प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।